नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध हुकूमत और नादरा के दरमियान बिल आखिर 3 साल के बाद एक मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत नादरा सूबे के 2,68,000 बुजुर्ग शहरियों को सीनियर सिटीजन कार्ड बनाकर देगा, जिसके बाद बुजुर्ग शहरी सरकार के पास रजिस्टर हो जाएंगे। इस कार्ड के बुजुर्गों को फायदे क्या क्या होंगे, इस पर करेंगे बात इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी से। इसके बाद फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में करोड़ों रुपए की माली बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की जानिब से एक रिपोर्ट आई है सामने, जिसमें 263 मिलियन रुपए से ज्यादा की बेजाब्तगियों की निशानदेही हुई है। तो किन किन खातों में ये करप्शन हुई है और इसकी रिकवरी के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इस पर एक्सक्लूसिव स्टोरी है रुबाब चीमा के पास, उनके पास जाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कराची के महकमा रेवेन्यू अफसरान के कारनामे के बारे में, जहां साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन की जमीन के खाते ही तब्दील कर दिए गए। मौजूदा चेयरमैन एंटी करप्शन के अहकामात पर आला सतह तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तो वहां पर होने वाली करप्शन का अहवाल जानेंगे 92 न्यूज़ के कराची के कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिद खोकर से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सिंध का, जहां पर सिंध सरकार की जानिब से बुजुर्ग शहरियों के फलाह बहबूद के लिए एक बिल पेश किया गया था सीनियर सिटीजन एक्ट, जो कि पास किया गया था। अब इस पर अमल दरामद तो 2016 से शुरू होना था, लेकिन 2021 के बाद आज़ादी कार्ड के नाम से पहले एक खाका तैयार किया गया, लेकिन फिर अमल दरामद नहीं हो सका। 3 साल गुजर गए। इसके बाद सिंध सरकार ने आज़ादी कार्ड का नाम तब्दील करके सिंध सीनियर सिटीजन कार्ड रख दिया। अब नादरा 60 साल से ज़्यादा बुजुर्गान को ये कार्ड बनाकर देगा, जिसके बाद 2 मरहले होंगे। सबसे पहले सिंध के 2,68,000 बुजुर्ग शहरियों को 575 रुपये फ़ीस देनी होगी, जिसके बाद ये कार्ड तैयार हो जाएगा, जबकि मजमूई तौर पर 3,37,000 बुजुर्ग शहरियों को ये कार्ड बनकर मिलेगा। तो सिंध के सीनियर सिटीजन कार्ड के फ़वाइद के बारे में सिंध हुकूमत ने काफ़ी बड़े बड़े दावे किए हुए हैं। क्या दावे हैं और इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, क्या वाकई इसका बेनिफिट होगा बुजुर्गों को, इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। इंचार्ज इन्वेस्ट साउथ मंसूर मुगीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें इतनी देर क्यों लग गई? 2014 में ये एक्ट पास होता है, फिर 2016 में इसकी मंजूरी भी हो जाती है, मगर 2024 हो जाते हैं इस पर अमल दरामद करवाते करवाते। इस ताख़ीर की वजह क्या थी? शुक्रिया मिस रामीन साहिबा। असल में देखिए, शुक्र है कि सिंध सरकार को 16 साल हुकूमत में काफ़ी अरसे के बाद याद तो आया कि सिंध में सीनियर सिटीज़न रहते हैं, उनके हुकूक भी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी भी हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं। बिल पास होने के बाद बजट के इशूज़ से, और फिर यहाँ पर इशू ये है कि पैरिटी आप किसको देते हैं, तरजीह जो है वो बहुत और चीज़ों पे दे रहे हैं। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को देर हुआ। अच्छा। चलो, फिर भी लोग कहते हैं कि शुक्र है जो है इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हो गया है। नादरा को उन्होंने पार्ट पेमेंट भी दे दिए 40%। इस प्रोजेक्ट का मकसद यह है कि जो सिंध में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से अबो है, उनको मेडिकल और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। अच्छा। अभी तक जो है कोई 2,68,000 का नादरा के साथ हुआ है कि उनको 15 करोड़ 40 लाख रुपए सिंध गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को अदा करेगी, और उसकी जो है किस्तें नादरा को दी जाएंगी। उसके तवस्सुत से ये कार्ड बनेंगे। पहले फेज़ में 2,68,000 है, और दूसरे फेज़ में मजमूई तौर मिला के 3,37,000 सीनियर सिटीजन हैं जिनके ये कार्ड बनेंगे। और जैसे जैसे बजट इनको मिलता जाएगा, इस तरह से सीनियर सिटीज़न की तादाद बढ़ाती जाएगी। और मजमूई तौर पे नादरा ने निशानदेही की है कि 4 मिलियन तकरीबन 40 लाख शहरी हैं सिंध के, जिसको सीनियर सिटीज़न कहते हैं या बुजुर्गान कह सकते हैं, जिसकी उम्र 60 साल और 60 साल प्लस है। तो 40 लाख लोगों को फायदा होगा। लेकिन उम्र की ही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, या फिर उम्र के साथ साथ कोई और फैक्टर्स भी है? जैसे होता है ना कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है बीच में कि कितनी आपकी तनख्वाह थी, अब आप क्या करते हैं, कितने आपके अखराजात हैं, ये चीज़ें भी देखी जा रही हैं कार्ड बनाने से पहले? न, मेरे ख्याल में अभी तक इस चीज़ को उन्होंने वाज़ेह नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं 60 साल, अमीर कबीर के लिए तो शायद ये ना हो, उनका स्टेटस देखेंगे उसके बाद ही होगा। बल्कि मैंने ये भी पूछा कि जो मुलाजिमीन रिटायर हो जाते हैं, उनकी पेंशन तो मिलती है उनको, क्या वो इसके काबिल होंगे? तो मुझे बताया गया कि जी, रिटायर्ड मुलाजिमीन भी इसके काबिल होंगे। अच्छा। क्योंकि उन पर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हाँ जी हाँ, कुछ की औलादें नहीं होती, कुछ बूढ़े हो जाते हैं और कुछ की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती, तो उनको सरकार की जानिब से ये मेडिकल और दीगर सहूलियात दी जाएंगी इस कार्ड के तवज्जुह से।
ठीक है, और ये सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ ही होंगी इस कार्ड के अंदर या फिर कोई और फ़ायदे भी हैं जो कि मिलेंगे बुज़ुर्गों को? देखें, जो एक्ट है, एक्ट में बताया गया है कि फ़िलहाल इनको मेडिकल की फैसिलिटी होगी, हॉस्पिटल्स में, अच्छे हॉस्पिटल्स में इनका इलाज होगा। उसके बाद सफरी सहूलियात भी इनको दस्तयाब होंगी, फ्री में नहीं होगा लेकिन उसमें डिस्काउंट होगा ज़रूर। अच्छा। अब सफरी सहूलियात में अभी ये वाज़ह होना बाकी है कि ट्रेन और दीगर जो फ़र्ज़ करें कि पीआई है वो तो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ तो मिलेगा, लेकिन जो प्राइवेट इदारे हैं, एरोप्लेन के जहाज़, उनका क्या होगा, और जो सरकार के अलावा प्राइवेट बसेस हैं उनका तरीके क्या होगा, अभी ये डिफाइन होना बाकी है कि उस पर क्या अमल दरामद कराते हैं। ठीक है, और आपने ये बताया था कि फ़ेज़ 1 में 2,68,000 कार्ड्स बनेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है, और मजमूई तौर पर 3,37,000 हैं। तो क्या बुजुर्गान की तादाद कम नहीं है जो बताई जा रही है? जी, फिलहाल तो देखिए इन्होंने पैसे मुकर्रर किए हैं, कोई रखे हैं इस साल के बजट में 15 करोड़ 40 लाख रुपए, ठीक है, जिसमें से इन्होंने 6 करोड़ 14 लाख रुपए दे दिए हैं। तो हो सकता है अगले साल इसको पैसों को बढ़ाया जाए। ये फिगर तो बहुत कम है, लेकिन शायद ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये देखना भी चाह रहे हैं कि शुरू में जितने ये 2,68,000 बना रहे हैं इसमें जो है इश्यूज कौन से आ रहे हैं, मामला कौन से आ रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल जो है वो उनको सही ट्रीट दे रहा है नहीं दे रहा है। तो इस वजह से भी एक समझो कि 2,68,000 लोगों को ये कार्ड मिलेगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। मजमूई तो इनको 40 लाख कार्ड बनाने हैं, क्योंकि 40 लाख सीनियर सिटीजन इस वक्त जो है वो 60 और 60 को क्रॉस कर चुके हैं। अब ये हो सकता है कि साल 2 साल में इनकी उम्रें बढ़ जाएं, कुछ लोग 60 में पहुंच जाएं, मजीद जो इनकी फिगर बढ़ जाए, 40 से 45 लाख हो जाए या 50 लाख भी हो सकता है, क्योंकि 10 साल तो इनको लग गए हैं यहाँ पर स्टार्ट लेने में। तो मजमूई तौर ये कार्ड बनाने में कहा तो ये जा रहा है कि 2 सालों में ये बना कर देंगे या 3 सालों में। अच्छा। अभी कहना मुश्किल है कि सरकार की जानिब से। जी। अच्छा, ये ई प्रोसेस के बारे में भी ज़रा बताएगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं ना अपने प्रोग्राम के ज़रिए। जो बुज़ुर्ग हमें देख रहे होंगे उनको पता हो कि जो ज़रूरतमंद है उसने इस कार्ड को हासिल कैसे करना है, उसने वो फॉर्म कहाँ जमा कराना है जाके, किस तरह से प्रोसीजर होगा, जाना कहाँ पर है, इस बारे में अगर आप थोड़ा गाइड कर सकें। देखिए, ये अभी कार्ड नादरा बनाएगी, उसके बाद महकमा सोशल वेलफेयर के पूरे सूबे में दफातर हैं, ठीक है, वहाँ से आगाही मुहिम दी जाएगी, वहाँ से बताया जाएगा कि इनका तरीक़ेकार क्या है। फिलहाल तो नादरा को कहा गया है कि जो आपके पास 60 और 60+ उम्र वाले जो लोग हैं उनके आप कार्ड बनाएं, वो खुद ही बना रहे हैं। अभी इनके डिस्पैच का क्या तरीका होगा और जो चीज़ें हैं जो प्लस माइनस होंगी तो उनको कौन हलक करा के देगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर, ये उन्हीं का काम है। उनके पूरे सूबे में ज़िले लेवल पे दफातर मौजूद है, तो लोगों को अगर कोई दुश्वारी होती है, कोई नहीं रह जाते हैं, यकीनन पहले साल में तो बहुत रह जाएंगे और हो सकता है शोर शराबा भी हो, बहुत सारे लोग जगहों पे कोई एहतजाज भी सामने आ जाए कि हमारे नहीं बने इनके बने। सही बात। या ये भी इल्ज़ाम लग सकता है कि सरकार ने अपने लोगों को बना के दिया है, सिफारशी लोगों को, मनपसंद लोगों को बना के दिया है, वो जो असर हकदार है। जब इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, अब इसके अंदर देखें ना, जैसे आपने एक लूप होल तो आपने बता दिया है कि सरकारी जो अफसरान हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनको बेशक पेंशन तो मिलती रहती है, लेकिन वो भी एलिजिबल हैं इस कार्ड को हासिल करने के लिए। तो फिर यहाँ पर आती है करप्शन, जो कि मुमकिन है, बेज़ाब्तगियाँ सामने आ सकती हैं, नवाजने की बातें हो सकती हैं, अक़रबा परवरी हो सकती है, तो वो भी फैक्टर्स हैं इसके अंदर। देखिए, जो सूबे का रिकॉर्ड हमें बता रहा है, इंतज़ामी मामला हम देख रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मुमकिनात में शामिल हैं। ये मुमकिन है कि पहले फेज़ में ये भी हो कि उन लोगों का किया जाए। अभी तक बात क्लियर नहीं है कि हम इल्ज़ाम लगा दें गवर्नमेंट पे कि उन्होंने एक फहरिस्त दी है नादरा को, लेकिन शफाफ बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रोसेस को, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट। अब नादरा का रोल इसमें देखते हैं कि नादरा क्या कर लेती। नादरा की जानिब से क्या रैंडम बनाया जाता है या स्पेसिफिक बनाया जाता है, अभी देखना ये। अभी जैसे इनको पैसे मिले हैं, अभी एक पार्ट पेमेंट मिली है, अब उन्होंने कहा है कि हम बनाना शुरू करते हैं और आपको 1 साल के अंदर जो है ना अच्छे खासे हम कार्ड बना कर देंगे।
ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर हम देख लें थोड़ा सा मंसूर साहब, ज़ाहिर है आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी हैं, आप चीज़ें देखते हैं फील्ड में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का भी आपने जायज़ा लिया होगा जो ऑलरेडी सिंध हुकूमत ने शुरू किए हुए हैं। तो क्या वो जो प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं वो अपने मंतक़े अंजाम तक पहुँचे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, या वो ऐसे ही बीच में कहीं लटके हुए हैं, जो सही मुस्तहक़ लोग हैं वो अभी तक उससे मुस्तफ़ीद हो ही नहीं पाए हैं? ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है हमें सिंध हुकूमत का? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मेजॉरिटी फेल्योर में है। कुछ उंगलियों पे गिनने जैसे प्रोजेक्ट हैं जिसको मैं कह सकता हूं कि वो फ्रूटफुल साबित हुए हैं। अच्छा। उनसे नताज मिले। अदरवाइज जो है करप्शन का एलिमेंट सबसे ज़्यादा रहा है। मिस अप्रोप्रिएशन, मिस गवर्नेंस या नाअहली अफसरान की, इंतज़ामी मामलात और इस तरह की चीज़ें बहुत सारे मिली हैं। तो मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं हम वो नाकामी की तरफ हैं, अच्छे नताज नहीं मिले हैं। पर खुदा करे, ये बुजुर्गान का प्रोजेक्ट है, सारे लोग दुआ करें कि अल्लाह करे इसमें अच्छे लोग इनको हैंडल करें और अच्छे लोगों के हवाले ये प्रोजेक्ट हो, ताकि उसका स्टार्ट अगर अच्छा हो जाता है तो इसका मंतकी अंजाम अच्छा होगा। क्योंकि पिछले प्रोजेक्टों में स्टार्ट बहुत ख़राब हुआ है, किनका स्टार्ट अच्छा हुआ है, बीच में ख़राबी हुई, वो अफसरान तब्दील कर दिए जाते हैं। फिर ऐसे अफसरान को लाया जाता है जो इनकी फरमाइशी पूरी करते हैं, जिसके नतीजे में प्रोजेक्ट जो है सारे हिल जाते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट नाकाम हो चुके हैं। अभी देखना यह है कि अल्लाह करे कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, शहरियों के लिए, बुजुर्गान के लिए है, जो बुढ़ापे के एज में जिनको मदद की सख्त ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट ने उनको याद किया है, पैसे भी रख रही है। अब देखिए, सरकार की जानिब से पैसे भी रखे जाते हैं, जिनके लिए रखे जाते हैं अगर उनको फायदा नहीं होता है तो ये बड़ी बदकिस्मती किसकी है? हमारी गवर्नमेंट की बड़ी बदकिस्मती है कि आप जिस काम के लिए तो बेचारे उन लोगों की है जो कि डिजर्विंग है, लेकिन इन लोगों की बदनीयतियां होती हैं, असल में इन लोगों की बदनसीबी नहीं होती। जी, बदनीयत तो अफसरान की है कि वो इसमें करप्शन करते हैं, वो दीगर चीज़ें करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट जो इस चीज़ का नाम है, जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है, उनको ये स्ट्रिक्ट तरीके से ये प्रोजेक्ट चलाना चाहिए। इसके शुरू में इस तरह का माहौल बनाना चाहिए, अच्छे लोगों के हवाले होना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर कहीं से खराबी है, कहीं से मीडिया निशानदेही कर रही है, लोग निशानदेही कर रहे हैं, तो फिर इनको चाहिए कि उस निशानदेही के बेस पे उसको रेक्टिफाई करें, उसको ठीक करें, ताकि ये प्रोजेक्ट मजीद आगे चले और नताज दे सके और शहरियों को फ़ायदा हो सके। देखिए, ये तो बैरूनी मुल्क जैसा प्रोजेक्ट है, कोई आम पाकिस्तान में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हमने तो नहीं देखा है। जो सोशल स्टेट्स हैं जैसे अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें तो हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये पहली बार हम देख रहे हैं, वो भी सिंध गवर्नमेंट कर रही है, जिस पे हम हमेशा तनकीद करते हैं। हमें उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, करप्शन का एलिमेंट है और नाअहली है। जी, ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। वैसे ये प्रॉब्लम है, पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए, प्रोग्रेसिव चीज़ें वो कर लेते हैं। अब जैसे ये आपने खुद ही बोला कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स वेस्टर्न हम सिस्टम से देखते हैं कि वहाँ पे मुवासलत मिलती है, सोशल वेलफेयर सिस्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है वहाँ पे बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी। पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का एक पहला प्रोग्राम है जो शुरू होने जा रहा है। मंसूर साहब, ये इस तरह का प्रोग्राम किसी और सूबे में भी एग्जिस्ट नहीं करता, सिंध पहला ही है सीनियर सिटीजन्स को लेकर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला? मेरे ख्याल में मैंने कभी कहीं ये खबर देखी नहीं है। हो सकता है कि किसी और सूबे में हो, लेकिन बलूचिस्तान में ये कंफर्म है, यहाँ नहीं है। अच्छा। और मुझे ये भी कंफर्म है कि KPK में भी नहीं है। पंजाब का मुझे कंफर्म नहीं है कि है, यानी फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। बल्कि मेडिकल कार्ड की तो पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया था, लेकिन जिस तरह इसका नाम है सीनियर सिटीजन, जिसमें मेडिकल के अलावा सफरी सहूलियात जो होंगी, ट्रैवलिंग आप करेंगे जहाज़ में, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेन पे जाएंगे उस पर डिस्काउंट मिलेगा, बाय रोड जाएंगे उस पर डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से कोई प्रोजेक्ट मैंने किसी और सूबे का सुना नहीं है। और मंसूर से भी डिपेंडेंस भी ख़त्म करेगा ना। अगर हम इसका थोड़ा सोशल पहलू भी देखें तो ज़ाहिर है जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी डिपेंडेंस बच्चों पर बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और बच्चे अगर उस तरह से इंगेजिंग ना हो अपने पेरेंट्स के साथ, उस तरह से उनको फैसिलिटेट ना कर रहे हो, तो ज़ाहिर है फिर स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है ये उनको फैसिलिटेट करना। तो स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में वो भी सिंध गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये जिम्मेवारी महसूस की है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में से किसी ने ये नेकी कमाई है, जिसने भी आइडिया दिया, ये नेकी का काम है
क्योंकि ये यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जैसे मैंने बताया, वहाँ पर तो ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमारे थर्ड वर्ल्ड जैसे कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें, ये समझो अनहोनी चीज़ है। जिस तरह से लेकर आए हैं तो खुशी भी बहुत लोगों को हो रही है। महकमा सोशल वेलफेयर के जो लोग हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। जब मैं उनसे डिस्कस करने गया तो वो मुझे हंस के कह रहे थे कि खुदा के वास्ते इस पे तनकीद मत करना, अच्छा प्रोजेक्ट है, शहरियों के लिए है। मैंने कहा मैं तनकीद की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छा प्रोजेक्ट है। खुदा करे कि आप लोग, अल्लाह ताला आपकी नीयतें ठीक रखे और इस प्रोजेक्ट में इस तरह की कोई चीज़ मत कीजिएगा जिससे आप पे उंगलियां उठ जाए। मैं नहीं उठाऊंगा, कोई और उठाएगा। और हमारा काम है निशानदेही करना। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम हमारी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी की निशानदेही करें और शफाफ कराना लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी। फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में करोड़ों रुपए की माली बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 263 मिलियन रुपए से ज्यादा की बेजाब्तगियों की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि सीओ हेल्थ ऑफिस में अद्वियात और आलात की खरीदारी की मद में 213 मिलियन रुपए की बेजाब्तगियां हुई हैं। तो इस हवाले से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है रुबाब चीमा। रुबाब, वेलकम टू। ये बताइएगा कि इस ऑडिटर रिपोर्ट में इंकशाफात क्या क्या हुए हैं, डिपार्टमेंट कौन कौन से मुलव्वस आए हैं? जी बिल्कुल रामीन, जैसे कि आपको पता है कि फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ पर अगर हम सहूलियात की बात करते हैं तो तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी तो पहले ही कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें महकमा सेहत के अफसरान की तो उनकी जानिब से भी कौमी ख़जाने को जो है वो भरपूर अंदाज से लूटा जा रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं ऑडिट रिपोर्ट की जो कि 92 को मसूल हुई है, तो इसी रिपोर्ट की सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसमें ही बेज़ाब्तियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो सामने आई हैं। अगर बात कर ली जाए सीओ हेल्थ और इसके साथ जो है वो 3 डिप्टी जो हैं वो इसके साथ ही जो 3 डिप्टी, अगर हम बात करते हैं सीओ हेल्थ की तो उसके साथ जो है 3 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो हैं वो भी साथ मुलव्वस हैं इसमें, जो कि करप्शन में बाकायदा शामिल हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये साल 2023 और 22 के दरमियान जो है 26 करोड़ की जो है बेज़ाब्तियाँ हमारे सामने आई हैं। अच्छा, इस किस मद में ये बेज़ाब्तियाँ हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इसमें जो है वो ज़ेरे अल्तवा जितने भी मंसूबे थे वो शामिल हैं। अद्वियात की खरीदो फरोख्त, साथ ही साथ जो सर्जिकल और लेबॉर्ट्री में सामान इस्तेमाल होता है उसकी मद में ये जो बेज़ाब्तियाँ हैं ये की गई हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या कौन कौन से हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं, तो इसमें जो है वो फैसलाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल शामिल हैं। उसमें अगर हम बात कर लेते हैं समनाबाद हस्पताल की, तो उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो 21 समनाबाद हस्पताल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो 2 करोड़ 11 लाख की बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। लेबॉर्ट्री का सामान खरीदा गया है, साथ ही साथ जो है वो सर्जिकल जो सामान है वो भी खरीदा गया है। लेकिन ये जो तमाम तर सामान की खरीदारी है ना ही तो ये रजिस्टर्ड की गई है, ना ही मुतल्लिका अथॉरिटी को इसके बारे में बताया गया है, और ना ही जो है इसके बारे में जो फंड्स थे उसको मंजूर करवाया गया है। इस तरह की मतलब कोई चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाई गई, लेकिन कौमी ख़जाने को जो है वो 26 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो इसके ऊपर जो है तहकीकात भी की जा रही है। तहकीकात में भी जो है आपको पता है कि किस तरह से हमारी तहकीकात होती हैं। काम जो है वो शुरू कर दिया जाता है, कार्रवाई शुरू तो होती है लेकिन वो बस जो है वो एक फाइलों की ज़ीनत बन के रह जाती है। अभी अगर हम बात करते हैं अफसरान का जिक्र आ गया, वरना ज़्यादातर तो रिपोर्टों में क्या होता है कि नायब कासिद, चपड़ासी, सिक्योरिटी गार्ड, इन पर डाल दिया जाता है सारा का सारा मलबा और अफसरान निकल जाते हैं साइड से। तो ये तो एक एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अच्छी बात है इस रिपोर्ट की कि इसमें निशानदेही हुई है अफसरान की। ऐसे ही है जी बिल्कुल। इसमें तो बाकायदा तौर पे अगर आप रिपोर्ट पढ़ें ना, जैसे कि हमारे पास अभी रिपोर्ट मौजूद भी है, तो उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो सीओ हेल्थ और उसके साथ जो है 3 मजीद अफसरान जो हैं उनको जो है वो हाईलाइट किया गया है, उनका नाम बाकायदा लिया गया है कि इनकी जानिब से जो है वो करप्शन का बाजार गर्म किया जा रहा है। और ये देख रहे हैं आप कि इसमें जो है वो फैसलाबाद के तमाम जो दही और मराकज़ सेहत है वो तो शामिल है, साथ में यहाँ पर जो है समनाबाद हॉस्पिटल और साथ ही साथ नुसरत फ़तेह अली खान
अस्पताल में भी जो है वो करप्शन का जो है बाजार बाकायदा तौर पर गर्म किया गया है। अगर हम इसमें बात कर लेते हैं समनाबाद हॉस्पिटल की, तो उसमें 8,90,000 रुपए की जो है ना बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। इसमें यहाँ के जो MS हैं वो भी शामिल हैं। अच्छा, अगर ये सिर्फ जो है वो CO है तक या दीगर अफसरान तक बात नहीं है, अस्पतालों के जो MS हैं वो भी इन तमाम चीज़ों में मुलव्वस हैं। उनकी जानिब से भी जो है वो ये अपना हिस्सा जो है इसमें डाला गया है। जितनी भी ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जितना भी ये घपला हुआ है, वो सब इसमें शामिल है। रुबाब, जब ये बात करते हैं कि ये अफसरान इसमें मुलव्वस थे, तो ज़ाहिर है उनकी फिर तकर्रियों पर भी बात होनी चाहिए कि उनकी हायरिंग क्या मेरिट पर हुई? क्या उनकी हायरिंग में ही फ्लॉस थे? क्या उनको सही मेरिट पर हायर ही नहीं किया गया? क्या उनका बैकग्राउंड चेक ही नहीं किया गया? क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के अंदर उनकी हायरिंग हुई? ये बड़ा अहम सवाल है। ये देखिए रामीन, अब अगर हम ये बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि सियासत हमारे मुल्क में इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा अरूज पे है। हर चीज़ के पीछे, हर इंसान, हर अफसर के पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड पे ऐसे उसको सहारे मिले हुए हैं, ऐसी सपोर्ट है कि वो मतलब इस तरह के काम इतने दीदा दलेरी से कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे साथ जब इन्वॉल्व हो जाती हैं तब हम जो है वो दीदा दलेरी से काम करने लग जाते हैं। यही काम अगर हम अपने जो है प्रॉपर अंदाज से करें, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझें। जैसे अभी आपने बात की कि मेरिट पे चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरिट पे भी होती हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आ जाते हैं लोग तो अपनी उस सीट की जो ज़रूरत है उसको समझने की बजाय अपनी ज़रूरियात पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से जो है वो ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाना है, बजाय कि गरीब आवाम जिसके लिए आपको चुना गया है उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले जो है वो अपने फ़ायदे को देखा जाता है। अफसरान से लेकर अगर हम निचले तबके तक आ जाए, गार्ड तक, तो अस्पतालों में, महकमा सेहत में ये चीज़ें बहुत आम नज़र आ रही हैं कि मतलब ऊपर से काम शुरू होता है तो सभी जो हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने हिस्से निकालते जाते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को मैनेज करते जाते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है। इस तरह की जब बेज़ाब्तियाँ होंगी, अस्पतालों से मेडिसिन चोरी की जाएगी, वहाँ से गायब की जाएगी, लेबॉर्ट्री का सामान गायब किया जाएगा, तो गरीब आवाम को वही टेस्ट जो है बाहर से महंगों दामों करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो सहूलियात उन्हें सरकारी सतह पर तो मिल नहीं रही। इसके लिए उन्हें बाहर का रुख करना पड़ता है। अगर हम मेडिसिन की बात कर लेते हैं, फैसलाबाद में अगर अस्पतालों में जो मेडिसिन है वो भी उनको वो मेडिसिन, जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद एक शहर ऐसा है कि यहाँ पर हेपेटाइटिस के मरीज़ बहुत ज़्यादा है, तो हेपेटाइटिस की दवाई बाजार से भी बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन जब अस्पताल से ही वो मेडिसिन नहीं मिलेगी तो गरीब आवाम जो है अब उसको सर्वाइव करना है, ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसको मेडिसिन तो यूज़ करनी पड़ेगी। फिर वो बाज़ारों का रुख करते हैं, वहाँ पर वो महंगे दामों, डबल ट्रिपल कीमत पे वो चीज़ें ख़रीदते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अस्पतालों में ये मेडिसिन आती नहीं है, मेडिसिन आती है लेकिन जाती कहाँ है, गरीब तक नहीं जाती, इन्हीं अफसरान की नज़र हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और रुबाब, जब आपने बता रही थी कि मेडिसिन नहीं मिल रही होती और सहूलियात का फुकदान है अस्पतालों में, मशीन्स ख़राब हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, तो जब लोग ये चीज़ देखते हैं, वहाँ जाते हैं, क्या वो प्रॉब्लम रिपोर्ट करने का उनके पास कोई ज़रिया है? क्या कोई चेक एंड बैलेंस है? क्या कोई शिकायती सेंटर्स हैं जहाँ पर शहरी जा सकें फैसलाबाद में, जिसके पास जाकर कोई दाद रसी हो सके, कोई अकाउंटेबिलिटी हो सके, कोई उनको ये बता सके कि जी हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, हर अस्पताल के अंदर जो है वो शिकायत सेल बाकायदा तौर पे बनाया गया है। वो तो स्पेशली बनाया गया, उसके बहुत बड़ी नंबर प्लेट भी जो है वो भी लगाई जाती है कि जी ये शिकायत सेल जो है ये बना दिया गया है। लेकिन जब वहाँ पे शिकायतें लोग अपनी दर्ज करवाते हैं, अपनी फरियाद लेके जाते हैं, तो उसके मुतबादल उनको कुछ नहीं मिलता। वो एक कागज़ का टुकड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा मसला ये है कि चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं लेकिन वो कागज़ की ज़ीनत हो जाती हैं, फाइलों की ज़ीनत बनकर रह जाती है। शिकायतें तो बहुत सारी दर्ज की जाती हैं। अब अगर हम आवाम की बात कर ले तो अस्पतालों में जब मैं जाती हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा ये गिला करते नज़र आते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इसके अंदर सहूलियात की, मशीनरी की, अद्वियात की, इसके अलावा मुख्तलिफ वार्ड्स की। मेन अगर अस्पतालों की हम बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वार्ड्स ही मौजूद नहीं हैं जिनको मरीज़ को फ़ौरन ज़रूरत पड़ती है। ICU की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखें, अब ICU हर अस्पताल में जो है वो फ़ाल होना चाहिए, उसमें कम से कम 15-20 बेड तो होने ही चाहिए। लेकिन अगर इन
अस्पतालों की बात करें तो 10-10 बेड, 7-7 बेड, 8-8 बेड जो है वो ICU के हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाती है। तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि मतलब चीज़ें, ये जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, रिवैम्पिंग बहुत ज़्यादा हुई है अस्पतालों में, फैसलाबाद में नो डाउट बहुत अच्छा इनका सेटअप जो है उसको बना दिया गया है, बिल्डिंग बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन अभी भी मशीनरी और अद्वियात की जो किल्लत है वो गरीब आवाम को खासा परेशान कर रही है। ठीक है, तो रुबाब ज़ाहिर है आप इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करती हैं, जाके आप बात करती हैं लोगों से, MS से भी आप बात करती होंगी, तो आपने जब उनसे पूछा कभी भी जब रिपोर्टिंग करते हुए कि भाई आपके ये फुकदान नज़र आ रहा है, हमें मशीन्स नहीं है, आपके पास दवाइयाँ नहीं हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, रूट कॉज क्या है, वो बताते हैं क्या है, रीज़न क्या देते हैं? जी बिल्कुल जी रामीन, यही आप बात सुन ले, इस हवाले से अक्सर MS से मेरी बात हो जाती है, जिस भी किसी अस्पताल में जाऊँ, अलाइड 1, अलाइड 2 या दीगर अस्पताल में, तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि 100% अद्वियात आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर तरीका वारदात क्या हो रहा है कि अस्पताल में जो पर्ची के ऊपर मेडिसिन लिख के दी जाती है, उसके मुतबादल मरीज़ को कौन सी मेडिसिन मिलती है, यहाँ पर आपको जो है बुखार की दवाई मिल जाएगी, खांसी का सीरम मिल जाएगा, या बहुत ज़्यादा अगर कोई दवाई मिलती है तो आपको मैदे के चंद कैप्सूल मिल जाएंगे। अच्छा। लेकिन अद्वियात क्या लिखी होती हैं, अगर आपको मतलब अगर कोई बंदा है, उसको हेपेटाइटिस का मरीज़ है, कैंसर का पेशेंट है, साथ अगर हम लगा लें कोई जहनी मरीज़ है, यानी कि इस तरह की जो मेजर दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ हैं, वो अद्वियात अस्पतालों से मिल ही नहीं रही। ठीक है, तो मतलब इस तरह अस्पतालों में जो MS से बात करते हैं तो उनकी जानिब से तो ये कहा जाता है कि 100% अद्वियात मिल रही हैं। उसके मुतबादल जब हम निशानदेही करते हैं कि फ़लाँ मेडिसिन नहीं है, तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि ये जी स्टॉक अभी रिसेंट ही ख़त्म हुआ है, इसके लिए एप्लीकेशन दे दी गई है, अफसराने बाला को, सेक्रेटरी हेल्थ को बता दिया गया है, बहुत जल्द जो है ये मेडिसिन तमाम तर जो है वो आ जाएंगी। मशीनरी की बात कर लेते हैं, फैसलाबाद का अलाइड अस्पताल जो है वो बहुत बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर डिवीज़न भर से जो है वो लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की अगर हम MRI मशीन की बात करते हैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जो है वो MRI मशीन फाल होती है, बाकी 5 दिन वो ख़राब होती है। दूर दराज से, डिस्ट्रिक्ट से लोग जब सफ़र करके आते हैं, अपना टाइम, छुट्टी और साथ साथ पैसा, हर चीज़ इन्वेस्ट करके आते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो पता चलता है जी मशीन ख़राब है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शहरियों को फेस करना पड़ती हैं, उन्हें इस तरह की मसाइल का जो है वो सामना है। और इसकी बेसिक वजह क्या है कि ये जो करप्शन बेज़ाब्तियाँ 92 अभी हमारे सामने हम अपनी स्क्रीन पे लेके आए हैं, इस तरह की बेज़ाब्तियाँ जब तक तमाम महकमों में होती रहेंगी तब तक जो है वो गरीब आवाम की कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर आवाम को उसका हक मिलता है, ये बेज़ाब्तियाँ रोकने के लिए अफसराने बाला जो हैं वो कोई प्रॉपर इक़दाम करेंगे, तभी जो है ये करप्शन भी जो है इसका भी खात्मा हो सकेगा और आवाम की भी जो है उसको भी बेहतर इलाज की सहूलत मिल सकेगी। ठीक बात है। और रुबाब, ज़ाहिर है हम एक तरफ जहाँ मशीन्स की और ये सामान जो होता है अस्पताल का, मटेरियल की जहाँ हम बात करें, तो दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स भी आता है। क्या डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं उन अस्पतालों में, स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं, डॉक्टर्स बिल्कुल आते हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन हर वार्ड के अंदर अगर 4 डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो आपको 2 डॉक्टर मिलेंगे। अच्छा। अगर हम सबसे बड़े फैसलाबाद के दिल के अस्पताल कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है। यहाँ पर MS के साथ इस हवाले से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से ये कहा है कि बारहा जो है हमने अफसरान को, सेक्रेटरी हेल्थ को जो है वो दरख्वास्तें दी हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स की शदीद कमी है, क्योंकि यहाँ पर मुल्तान तक से लोग जो है वो दिल का अस्पताल, क्योंकि फैसलाबाद का अकलौता कार्डियोलॉजी FIC अस्पताल है, तो यहाँ पर लोग आते हैं सिर्फ फैसलाबाद को ही नहीं, इसने देखना आसपास के तमाम ज़िले के लोगों को इसको देखना है। लेकिन डॉक्टर्स की शॉर्टेज, नर्सिस की शॉर्टेज, साथ में स्टाफ नर्सेज भी बहुत कम है। अच्छा। इसके अलावा अगर हम DHQ की बात करते हैं, सिविल अस्पताल अलाइड 2 की, तो यहाँ पर स्टाफ नर्सेज का इतना फुकदान है कि अगर वार्ड में आपको 4 स्टाफ नर्सेज चाहिए तो वहाँ पर 1 स्टाफ नर्स जो है वो काम कर रही है, और 24 घंटे के दौरान 3 शिफ्टें होती हैं, 3 नर्सें। अगर बहुत ज़्यादा भी ICU की हम बात करते हैं, ICU में हर एक पेशेंट के साथ 1 स्टाफ नर्स होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर 10 बेड में 1 स्टाफ नर्स है। अच्छा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मिल के जो है वो अस्पतालों को बहुत ज़्यादा जो है मरीजों के लिए ख़ुसूसन जो है वो उन्हें सफ़र करना पड़ता है, परेशानी का बाइस। तो रुबाब, ये डॉक्टर्स की कमी या नर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी की वजह क्या है? क्यों वहाँ पे एलोकेशन नहीं होती? क्या सैलरीज के इश्यूज़ हैं? क्योंकि ज़ाहिर है मेडिकल तो यहाँ पर अब हर कोई कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी अब तो मेडिकल की एजुकेशन MBBS करवाया जा रहा है, तो बड़ी खेपें निकल रही हैं डॉक्टर्स की, तो वो जा कहाँ रहे हैं फिर अगर वहाँ नहीं जा रहे?
अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ। ये जो अगर हम अलाइड 2 की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये जब स्टार्ट इसका अलाइड 2 का DHQ का स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम जो डॉक्टर्स की हायरिंग हुई थी, स्टाफ नर्सिस की हायरिंग हुई थी, उन्हीं लोगों के साथ चल रहे हैं। नई हायरिंग नहीं की जा रही, अच्छा। नए डॉक्टर्स नहीं हायर किए जा रहे, नए स्टाफ नर्सिस नहीं हायर की जा रही। हालांकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में इस टाइम जॉब का कितना फुकदान है, डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर जितने भी डिपार्टमेंट है वो जॉब की तलाश में, लेकिन हुकूमत की जानिब से हायरिंग ही नहीं की जा रही। अफसरान, हमें MS से जब भी बात होती है, मुख्तलिफ MS हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि हम हर बार एप्लीकेशन देते हैं, हर बार दरख्वास्तें दी जाती हैं कि हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, स्टाफ नर्सिस की ज़रूरत है, लेकिन वही बात मैंने आपको जैसे पहले की, बार बार मैं वही बात कर रही हूँ, ये चौथी दफ़ा हो जाएगी कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ कागज़ों का हिस्सा बन जाती हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं। कोई जो है इस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहा कि किस कदर ज़रूरत है स्टाफ नर्सिस की, डॉक्टर्स की। अगर हम बात कर लेते हैं स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर हैं, अगर किसी भी चीज़, अगर वार्ड है, अगर हम आइज़ की बात कर लेते हैं, डेंटल का कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको स्पेशल उस चीज़ का डॉक्टर जो है वो अगर इक्का दुक्का मिलेगा। ठीक है, यानी ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी, टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया। वाह, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, हेल्थ सेक्टर पर भी इस पे गुफ्तगू हो गई। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची की महकमा रेवेन्यू अफसरान का एक कारनामा सामने आया है। साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन की ज़मीन के खाते ही तब्दील कर दिए गए हैं, ये इंकशाफ सामने आया है। फिर ये भी पता चल रहा है कि मौजूदा चेयरमैन एंटी करप्शन के अहकामात पर आला सतह की एक कमेटी भी कायम कर दी गई है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, और उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर का नाम सामने आया है, जिन पर पहले भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते रहे हैं, और उसकी तहकीकात भी अभी तक ऑन गोइंग है कि अब एक और इल्ज़ाम लग चुका है। इस पर एक्सक्लूसिव स्टोरी है, जाहिद खोकर के पास हमारे रिपोर्टर हैं। जाहिद, वेलकम टू। ये बताइएगा कि आम लोगों के इस तरह से खाते तब्दील कर दिए जाए ज़मीनों के, ये तो हमने सुना था, मगर अब अफसरान ने साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन को भी नहीं बख्शा, माजरा क्या है? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और महकमा रेवेन्यू के अफसरान की जानिब से उनके जो किस्से हैं वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम देते रहते हैं, मगर ये ऐसा मामला है कि एक सीनियर तरीन अफसर जो रह चुके हों और साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन, उसकी ज़मीन को भी रेवेन्यू अफसरान ने नहीं बख्शा है और उसके भी खाते तब्दील कर दिए गए हैं। ये जो साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन हैं वो ये इस वक्त रिटायर हो चुके हैं, वो मुख्तलिफ अहम ओहदों पर रह चुके हैं। वो डिप्टी कमिश्नर से लेकर सेक्रेटरी से लेकर इवन सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू अफसरान हैं उनका बॉस होता है सिंध भर में, वो भी रह चुके हैं। उसकी ज़मीन के खाते भी तब्दील किए गए हैं। जब उनको पता चला कि ज़मीन के खाते तब्दील किए गए हैं तो उन्होंने मौजूदा चेयरमैन के साथ रब्ता किया और उनको ये सारा मामला जो है वो बताया। उसके बाद जो है तहरीरी तौर पर इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। डायरेक्टर 2 की जानिब से एक ख़त भी लिखा गया है मुख्तार कार कोट DG को। ये ज़िला खैरपुर मीरस का मामला है और वहाँ पर जो मजमूई तौर पर ज़मीन थी 38 एकड़ 33 गुंटा, उसके खाते जो है वो तब्दील कर दिए गए। जो इस वक्त की इतलात हैं उसके मुताबिक जो साबिक असिस्टेंट कमिश्नर थे, जो साबिक मुख्तार कार थे, उनकी मिली भगत से और जो वहाँ के पटवारी थे उनकी जानिब से ये इस किस्म के खाते तब्दील कर दिए गए हैं। अब रिकॉर्ड तलब किया गया है उनसे, उनको कहा गया है कि आप इस मामले पर रिपोर्ट दे दें और जो मामला हैं उसके मतलब आगाह करें। डायरेक्टर 2 ने जो ख़त लिखा है उसमें मुख्तलिफ सर्वे नंबर दिए गए हैं कि इस सर्वे नंबर पे जो साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन के नाम पर ज़मीन थी या उनके जो अहले खाना हैं उनके नाम पर जो ज़मीन थी उसके मतलब कहा गया है कि आप एक्चुअल पोजीशन बताएं। उसके बाद ये तहकीकात होगी और पता चलेगा कि किस तरह से ये खाते तब्दील कर दिए गए हैं। जब ये मामला चेयरमैन एंटी करप्शन के पास आया तो वो खुद भी हैरान हो गए कि कम से कम पूरी जो सिंध में इस तरह के मामला हमारे पास आते रहते हैं, मगर ये हैरान कुन बात यह है कि वो जो अहम ओहदों पर अफसर रह चुका हो उसी अफसर को जो है रेवेन्यू अफसरान की जानिब से उसकी ज़मीन के खाते तब्दील कर दिए गए। अब ये तहकीकात होगी और ज़ाहिर है आला सतही तहकीकात है, उसके बाद जो मामलात हैं वो सामने आएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि इसमें कौन से अफसरान मुलविस हैं, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हो सकती है। जो हमें ज़रा ने बताया है कि उस वक्त जो मुख्तार कार थे इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं और उस वक्त के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो भी अहम ओहदे पर हैं। उन पर मुख्तलिफ जहाँ पर भी वो जाते हैं, कराची में हो या दीगर जो अजला हैं वहाँ पर जहाँ पर पोस्टिंग उनकी हुई है, वहाँ पर इस किस्म के मामलात में मुलविस रहे हैं और उनके खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में तहकीकातें भी जारी हैं। और ख़ास तौर पर जो ज़मीनों की तब्दीली, खातों की तब्दीली के हवाले से, और उन अफसरान ने इतनी जायदादें बनाई हुई हैं कि उनके असासों के मुतालिक भी
भी जो है वो तहकीकात जारी है और उनके असासों के मुतालिक इस वक्त तक जो हमें इतलात मिली हैं कि तकरीबन वहाँ इस्लामाबाद से लेकर कराची से लेकर दीगर जो अजला हैं वहाँ पर जो है उनकी बड़ी करोड़ों अरबों रुपए के जो है वो प्रॉपर्टीज़ उनके नाम पर है, उसके हवाले से भी तहकीकात जारी है। जी, तो जाहिद आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है, रिपोर्टें भी तैयार हो जाएंगी, मगर क्या इस मरतबा भी लोग बच के निकल जाएंगे रिपोर्टें तैयार होने के बाद, या फिर इस दफ़ा कोई पकड़ में आ पाएगा, इस पर कोई कार्रवाई ठोस इक़दाम लिए जा सकेंगे? देखें, ये तो हकीकत है कि जो रेवेन्यू महकमे का जो एक और अफसर तो दूर की बात है, मगर जो एक पटवारी होता है, जो एक तपदार होता है, वो इतना बासर होता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो होती हुई नज़र नहीं आती है। हाँ, इस तरह होता है क्योंकि ये मामला ज़रा पेचीदा है, इसमें हो सकता है क्योंकि अगर ये मामला किसी मैच्योर सतह पर पहुँचता भी है तो भी उसके इतनी बासर लोग उसके पुष्ट पुनाई पर होते हैं कि वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने नहीं देते हैं। और इस वक्त हमारे पास कई ऐसे तजुर्बात मौजूद हैं जो ऐसे ही अफसरान के खिलाफ, जो उनके खिलाफ ठोस शवाहिद सबूत भी होते हैं, मगर उसके बावजूद भी उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती थी। बहरहाल इस वक्त हम उम्मीद कर सकते हैं इस वजह से कि मौजूदा जो चेयरमैन है, अगर वो चेयरमैन एंटी करप्शन रहे तो उसकी मौजूदगी में अगर ये बात साबित हो चुकी कि इन्होंने ये खाते तब्दील किए हैं और जुर्म साबित हो चुका है, तो फिर ज़रूर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। जी, अच्छा जाहिद, ये बताएं कि सेनेटर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि जिन लोगों के फौती खाते तब्दील नहीं हो रहे या उनके जो सेल्फ सर्टिफिकेट्स हैं वो जारी नहीं हो रहे, तो उनके इजरा के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो इस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है? जी, कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास काफ़ी शिकायत ऐसी मौसूल हुई थी कि जो असल जो जायदादों के मालिक हैं, ज़मीनों के मालिक हैं, भले उनकी थोड़ी सी ज़मीन हो, छोटी प्रॉपर्टी हो, उनके जो है फौती खाते, जिस तरह से जिस घर के सरबराह के नाम पर कोई ज़मीन होती है तो उसके बाकी वुरसा के नाम पर ये सारा खाता मुंतकिल होना होता है और सेल्फ सर्टिफिकेट जारी होना होता है, क्योंकि इन कानूनी तकाज़ों और डॉक्यूमेंट्स के मुकम्मल होने के अगर नहीं होते तो वो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसी कई शिकायत सिंध भर में होती हैं, तो मौसूल हुई थी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, जिसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई है और सिंध भर में हर ज़िले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में ऐसी कमेटी बनाई गई है कि इन मामलात को देखेगी और ये यकीन जो है इंश्योर करेगी कि जितने इस तरह के केसेस हैं उनके खाते तब्दील करवा दिए जाएंगे। उनके पास जो भी शिकायत मौसूल होगी तो वो उस पर अमल दरामद कराएंगे। और डिप्टी कमिश्नर को कहा गया था कि आप हर 15 दिन में इस मामले पे इजलास बुलाएंगे। इसी तरह से कमिश्नर जो डिविजनल सतह पर है उनको भी हिदायत जारी की गई कि आप इस मामले पर जितने आपके डिवीज़न में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उस पर अमल दरामद के हवाले से आप पोजीशन लेते रहेंगे। तो ये एक उन्होंने नोटिफाई किया है, एक हुक्मनामा जारी हुआ है। ये इस तरह के हुक्मनामे तकरीबन 2019 से जारी होते हुए आए हैं, मगर बदकिस्मती की बात है कि वही अफसरान जो मौजूद होते हैं वो उस पर अमल दरामद नहीं कराते हैं, वो उसमें रुकावटें डालते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे डालते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो काम है, जो असल लोग जो हैं, इसी तरह से जो हम बात करते हैं कि जो असल लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं तो वो उनके खाते तो तब्दील नहीं होते, मगर जो बासर लोग हैं जो रिश्वत देते हैं उनके खाते जेन्युइन खाते भी तब्दील किए जाते हैं। तो इस तरह से रेवेन्यू का ये एक मामला है। और दूसरी बात यह है कि महकमा सिंध हुकूमत की जानिब से ये कोशिश भी की जाती है, जिस तरह से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम नाफिज किया गया है इस वक्त, और इसी तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड को जो है कंप्यूटराइज करने के हवाले से भी इक़दाम वक्तन फ़वक्तन उठाए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद देखा ही जा रहा है कि वो कोई अपना जो सिस्टम है उसमें से निकाल देते हैं, अपने मामलात ऐसे रख लेते हैं कि जिसके बाद वो सिर्फ अपनी कार्रवाई में ज़रूर कामयाब जाते हैं, मगर आम जो इंसान है उसको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलता। तो बहरहाल इस वक्त भी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ऐसा हुक्मनामा जारी किया गया है। अब उम्मीद करते हैं कि इस पे जो है मॉनिटर खुद करेंगे ताकि जिस मकसद के लिए हुक्मनामा जारी किया गया है उस पर अमल दरामद हो सके और आम इंसान जो आम लोग हैं उनको कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। तो अब जाहिद ये होगा क्या? ज़ाहिर है ये तो बात सामने आ गई कि ज़मीन के खाते तब्दील किए गए हैं,
अब अकाउंटेबिलिटी तो चले हो ही रही है, तहकीकात तो हो ही रही हैं, मगर जो ये तब्दीलियाँ की गई हैं इसको रिवर्स करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, तब्दीलियाँ इसलिए की गई हैं कि वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो चला रहे थे सिस्टम। वेस्ट के अंदर एक नामवर शख्सियत हैं वो जो हमेशा सिस्टम वो चलाती रही है, ज़मीनों पे कब्ज़े करती रही है। अब ये है कि वो शख्सियत जो है वो सिंध से इधर से जाके बलूचिस्तान में बज़ाहिर बैठ गई है, तो उम्मीद की जा सकती है लोगों में ये है कि शायद अब जो है वो वेस्ट के लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ सुख का सांस ले सके। और हम उम्मीद करते हैं कि वो उसको भले बलूचिस्तान में कोई और भी इससे भी और कोई अहम ओहदा दिया जाए, ताकि जो सिंध के लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो सुख का सांस ले सकें। चेहरों की तब्दीली होती है, जिस तरह से उनके जो है आशीर्वाद से लगाए गए जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हटाया गया है, या सिस्टम के जो दीगर लोग हैं। देखिए, एक सिस्टम है जो इनका सिस्टम एक होता है, चेन ऑफ कमांड जो है एक ऊपर होती है, उसके नीचे जो मुख्तलिफ लोग हैं काम करते हैं, इसमें सरकारी अफसरान भी हैं और प्राइवेट लोग भी हैं। और इसी तरह से मिसाल के तौर पर कोरंगी ज़िला एक के हवाले किया गया है, वेस्ट एक के हवाले किया गया है, उसी और मलिर दूसरे के हवाले किया गया है। ये सारे लोग जो एक अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं, एक सिस्टम के नीचे काम करते हैं, जो अलग अलग उनको जिम्मेदारियाँ मिली हुई होती हैं। तो बहरहाल अब सिस्टम के तहत जो काम करने वाले जो अफसरान थे उनको ओहदों से हटा दिया गया है। अब कुछ अच्छे अफसरान आए हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छे अफसरान अच्छाई के लिए काम करेंगे, ना कि सिस्टम के लिए। ठीक है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट ये एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। जाहिद कोकर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।